बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर के हवाले से, वो तकरीर जो उनको नहीं करने दी गई, बजट के हवाले से वो अपने कमेंट्स दे रहे थे और ख़ासा शोर शराबा हुआ है। हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई है, उसका जिक्र करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ रोज़ कबल हुकूमती बेंचेस की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर के दौरान जिस नौइयत के रवैये का और गुफ्तगू का और अंदाज़ का इजहार किया गया है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज पंजाब का बजट 2021-22 पेश कर दिया गया है और ये बजट जो है वो बताया गया है कि 2653 अरब रुपए है, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के मनसूबाजात का जिक्र जैसे कि बजट में होता है वो किया गया। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि जनूबी पंजाब के लिए 34% हिस्सा रखा गया। याद रहे कि इससे पहले भी यही 34% ही रखा गया था, मगर जनूबी पंजाब के अवाम की और वहाँ के लोगों के मुतालबात किस हद तक पूरे हुए हैं। और ये जो इन्होंने दावा किया कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि माजी की हुकूमतों के बरक्स हमने जनूबी पंजाब को फ़ौक़ियत दी है, पंजाब के अंदर चूँकि एक बड़ा तबका है, तो इसका भी जिक्र करेंगे। शातिरी साहब, सबसे पहले तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, इससे कतई नज़र उन्होंने तकरीर में क्या कहा, 2-4 जुमले उन्होंने कहे, उसके बाद मुलतवी करना पड़ा और फिर जिस नौइयत का शोर शराबा हुआ है, क्या बजट के हवाले से पहले भी इसी नौइयत के रवैये हैं कि हुकूमत बजट पेश करे और बजट के बाद अगर अपोजिशन लीडर उस पर गुफ्तगू करना शुरू करे तो इस नौइयत का रवैया दिखाया जाए? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आज जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ ये अफसोसनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और मियाँ शहबाज शरीफ जो बात कर रहे थे उनकी बात सुननी चाहिए थी। ये लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन जो बात करते हैं उनकी बात को सुना जाता है, ठीक है जी, और उसी तरह सुना जाता है जैसे ऐवान में प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी जाती है। आज शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, इसी किस्म का एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब के भाई मियाँ नवाज शरीफ जब अपोजिशन में थे, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब अपोजिशन में थी और इनके भाई वज़ीर आज़म थे, तो मोहतरमा के साथ भी यही होता रहा है। मैं आज आपको एक वाक़या बताऊँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 17 सीटों पर जीत के आई और 17 सीटों की अपोजिशन लीडर थी और मियाँ साहब के पास 2 तिहाई अक्सरियत थी, तो उस वक्त मियाँ मोहतरमा के बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इसी किस्म की गुफ्तगू और इसी किस्म की शोर शराबे उनके सामने किए जाते थे। मोहतरमा की एक तकरीर है जो कौमी असम्बली में मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। मोहतरमा ख़ुद शहीद हो गई हैं, लेकिन उनके कहे हुए अल्फाज आज भी मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक बात सुन लें, जो लोग जिनके कहने पर, जिन कुव्वतों के कहने पर और जिन इदारों के कहने पर आप हमारे ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करा रहे हैं असम्बली में, याद रखें पहले वो आपके हाथ से मुझे निकलवाएंगे और फिर आपको निकाल देंगे। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक तारीख़ी तकरीर है जो कौमी असम्बली में पड़ी हुई है, ठीक है जी। और उसके साथ बाद फिर यही हुआ कि पीपल्स पार्टी गई, करप्शन इल्ज़ामात, और आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात सच साबित हुई। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उसी तरह है, उनकी बेटी पर मुकदमात और आज उनको भी निकाल दिया गया है। अब जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त चौधरी निसार अली ख़ान अपोजिशन लीडर थे और चौधरी निसार अली ख़ान घंटों तकरीर किया करते थे और उनकी तकरीर के दौरान खामोशी होती थी, बिल्कुल कोई आदमी कोई बात नहीं करता था, किसी किस्म की अपोजिशन वाले ना कोई तनकी, उनकी बात सुनते थे फिर उनका जवाब देते थे। अब शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बातें की हैं असम्बली में, जो पॉइंट्स किए हैं, जिसके बाद हुकूमती अरकान जो हैं वो आग भगोला हो गए और एहतजाज, शोर और डाकू और चोर के नारे। देखें, किसी को चोर साबित अगर आपने करना है तो आपने पार्लियामेंट में साबित नहीं करना। किसी को आपने कहना है कि ये चोर है तो वो कौमी असम्बली में तो नहीं होगा ना साबित। कौमी असम्बली कोई अदालत नहीं है, हमारी अदालतें मौजूद हैं, एक कानून मौजूद है, नैब मौजूद है। आप अदालतों में जाएं और जाके कहें कि जी ये आदमी चोर है, इसने ये चोरी की, इसको ये सज़ा मिले। आपको याद होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसफ सईद खोसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, जब उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम बतौर इदारा ये समझते हैं कि नैब को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। बिल्कुल ठीक। फिर जो बाकी जजेस के रिमार्क्स है वो सामने हैं। अब आप क्या कौमी असम्बली को जिस तरह आप कर रहे हैं और जिस किस्म का बिहेवियर और माहौल बना रहे हैं, कल को आप यकीन करेंगे यही चार्जशीट बनेगी इनके ख़िलाफ़, और जब फिर जमहूरियत ख़त्म कर दी जाती है तो फिर ये इनको जमहूरियत याद आ जाती है और फिर ये कहते हैं तो जैसे आपने फरमाया है कि मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ के दौर में खुद इस नौइयत का रवैया अपनाया जाता रहा है, तो फिर तो जाहिर है उसके बाद जब आप हुकूमत में होते हैं या
या अपोजिशन में भी इवन होते हैं, आप जब ये रवैया अपनाते हैं तो फिर आपको फेस भी करना चाहिए, फिर इस पे एहतजाज कैसा? मैं ये समझता हूँ कि अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर माजी में किसी ने गलती की है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी आज बैठ के यहाँ यही गलती दोहराएं कि जी क्योंकि माजी में फ़लाँ जगह हुई थी। बकौल हमारे एडिटर हसनैन सैयद के, वो कहते हैं पहले किसी ने किसी के बच्चे मारे होंगे तो फिर वो दोबारा वाक़या हुआ होगा ना तारीख़ में, पहले कोई तो ये नहीं है कि पहले अगर मतलब ये हुआ उन्होंने ये किया तो आज PTI भी ये करे। देखें नवाज़ शरीफ साहब हों या आसफ़ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने तो नहीं कहा था हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। रियासत मदीना के मॉडल की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की थी, और क्या रियासत मदीना के हुक्मरानों ने ऐसे किया जो ये कर रहे हैं? नहीं। तो उनका देखिए रियासत मदीना का दावा नहीं था, मगर मियां नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आते रहे हैं या जरदारी साहब आते रहे, कम से कम एक महज़ब मुल्का और जमहूरी रवैये का तो उनका वादा था ना। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक पार्लिमानी रिवायात को बरकरार रखने के हवाले से मैं आपको अर्ज करूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये सारा कुछ होता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या अब दोबारा अगर वो होता रहा है तो अब जो आने वाले हैं वो भी यही करेंगे? मैं ये कहता हूँ कि हमें अपनी जमहूरियत को आगे लेके चलना है, लेकिन जो हालात हैं, जो आज कौमी असम्बली में हुआ और जिसका अब बाकी जो दूसरी सूरत हाल आप आगे जिक्र करेंगे तो वो जो हुआ, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये चार्जशीट बन रही है, ये फिर जमहूरियत नहीं चलेगी, ना जमहूरियत को फिर कोई चलने देगा, और ना इस तरह जमहूरियतें चलती हैं कि आप अपोजिशन की बात ना सुने, अपोजिशन तनकीद करे तो बजाय आप उसका जवाब देने के आप शोर के नारे चोर के नारे लगाने शुरू कर दें, शोर शुरू कर दें और इतना हंगामा कर दें कि कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़े और ये हुकूमती अरकान करें जबकि बजट हुकूमत ने पास कराना है। बिल्कुल सही है, ये अपोजिशन की जानिब से तो चले रवैया समझ में आता है कि इस नौयत का एहतजाज या मुजाहरा या तर्क कलामी जो है वो सामने आती रहती है। हुकूमत खुद हुकूमती अरकान इस नौयत की कि उनकी वजह से मुलतवी हो जाए, ये बहरहाल एक अचंभे की बात है। ये सिर्फ हुकूमत आज की बात नहीं है, आपके इल्म में है सजाद तरीन साहब कि ये आज मियाँ शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो हुकूमती अरकान ने यह सोच रखा तकरीर नहीं करने देनी, उन्होंने इस नौयत का शोर शराबा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2-4 रोज़ पहले की बात है जब वो तकरीर कर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर ही, तो उस वक्त एक MNA हैं लिया 1 से NA 187 से मजीद नियाजी साहब, उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिस नौयत की उन्होंने गुफ्तगू की है और जिस अंदाज में, जिस सुर के साथ और जिस लय में वो बोल रहे हैं, ये ज़ाहिर है ऐसा नहीं लग रहा था कि कौमी असम्बली में बैठे हैं, वो लगता है कि किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे शायद पार्लिमानी रिवायत का ख्याल ही रखा जाता। मैं तो लफ्ज़ भी नहीं कहता, लेकिन ना हम चला सकते हैं। लेकिन आपने देखा है सोशल मीडिया पे, व्यूअर्स ने भी देखा होगा, क्या यही हमारा मुहज़्ज़ब मुल्क है? क्या यही हम पैगाम दे रहे हैं? क्या इसी तरह से हमारी पार्लिमानी आदाब की धज्जियाँ बखेरी जाती रहेंगी? और वो हुकूमत जिसने खुद जिसका ये कहना है कि ऊपर से नीचे तक जो है वो असर आता है, तो पॉजिटिव चीज़ें अगर ऊपर ठीक होंगे तो फिर नीचे तक वो ठीक मामला आएगा, उस हुकूमत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये फिर मैं माजी का हवाला दूंगा। मुस्तफ़ा खार जो है वो कौमी असम्बली में मौजूद थे। मुस्तफ़ा खार एक बड़े लीडर हैं, वो कौमी असम्बली में मौजूद थे। और इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में शेख रशीद साहब ने कोई रिमार्क्स दिए जो मैं ऑन एयर कह नहीं सकता। उन्होंने ये बात की और फिर मुस्तफ़ा खार खड़े हुए, उन्होंने भी पहला जुमला जो कहा वो ऑन एयर इखलाकियात कहने की इजाज़त नहीं देती, और उसके बाद उन्होंने कहा क्या मैं लोगों को ये बताऊं कि कौन मेरे पास आता था बुरखा पहन कर मुझसे पैसे लेता था जब मैं गवर्नर था। तो उस वक्त भी जब शेख रशीद साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये इस तरह की बातें की तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ भी उनको शाबाश देते थे। आज जो कुछ आपने सुनाया या दो दिन पहले जो कुछ हुआ, मजीद नियाज़ी साहब ने जो कुछ किया, क्या ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनका जो लेवल है, उनका जो IQ लेवल है और उनकी जो इखलाकियात हैं वो क्या हैं? इससे आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। एक इजलास पर करोड़ों रुपए इस गरीब कौम के खर्च होते हैं, लोगों को अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, लोगों को तालीम नहीं मिल रही, लोग मसाइल का शिकार हो रहे हैं, अदालतों में अंबार लगे हुए हैं मुकदमात के, उनको वहाँ इंसाफ के लिए वो बैठे हुए हैं, जजेस की तादाद कम है, उस पर कोई नहीं सोचता। ये जो जुमले हैं, जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की मजीद नियाज़ी साहब ने, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो PTI का ये जो मुंतखब कर लिया, हमने किन लोगों को किया, और ये वो लोग हैं जो नया पाकिस्तान बना रहे हैं। इनके वो जुमले जनाब, वो जुमले जो हैं वो नया पाकिस्तान की अक्कासी हैं। क्या ये इस किस्म का पाकिस्तान? वही फिर रियासत मदीना, उनके लीडर ये कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। देखें बात ये है
कि ये एक तरफ क्या कर रहे हैं और ऊपर लीडर कह रहा है मैं रियासत मदीना अच्छा, दूसरा उसमें देखें जो अफसोस की बात है वो ये है कि उसमें चले एक MNA है और वो इस नोयत की बात कर रहा है किसी एक शख्स पर चले आप इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं, ये नहीं है। साथ बैठे हुए मिनिस्टर लेवल के लोग जो साथ बैठे थे, दीगर पार्लियामेंटेरियंस PTI के बड़े नामवर लोग हैं, वो वीडियो में नजर आ रहे हैं। मलिका बुखारी साहबा हैं या दूसरे वो डेरा इस्माइल खान से हमारे एक हैं, उन पे पहले वो केस शहद वाला केस भी था, गंडापुर साहब अली अमीन गंडापुर जिन पे शहद वाला केस था। तो बात यह है कि वो भी बैठकर हंस रहे हैं और यानी आप ये हुकूमत कर रहे हैं, आप आवाम की नुमाइंदगी। मैं लइए की आवाम से मैं पूछना चाहिए क्या आप यही मुंतखब करके और यही रिस्पांस आपको मिल रहा है? इस शख्स ने जो यहाँ पर बैठा है इसने कौन सा कमाल, कौन सा तब्दीली लेके आए हैं अपने हलके के हवाले से? मैं मुल्क की बात नहीं करता। मैं आपको अर्ज करूँ इन लोगों की पॉलिटिक्स में क्या हैसियत है। अगर इनको वो कंधा फराम करने वाले कंधा फराम ना करते तो ये साहब शायद कौंसलर मुंतखब ना हो सकते, सिर्फ कौंसलर मुंतखब ना हो सकते। एक बात। दूसरी बात मैं आप ये बताऊं कि इन्होंने बिलावल भुट्टो पर जो जिस किस्म के फ़िक्रे कसे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की मां 2 मरतबा इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही है और वो इस मुल्क में आम आदमी के लिए लड़ते हुए जो है वो सड़क पे मारी गई है। ठीक है जी, बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना ने इस मुल्क को एटम बम दिया, इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क का कोई इदारा उठा के देखें नीचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। आप मुझे ये बताएं ये जो साहब बात कर रहे थे लइए के MNA, इनकी क्या पॉलिटिकल लेगेसी क्या है, इनकी क्या है, आपने क्या किया है? ठीक है, मैं ये समझता हूं कि ये हादसाती तौर पर आए हैं। हाँ। और इन्होंने पार्लियामान की, इन्होंने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और इसके नुकसानात जमहूरियत को होंगे और फिर ये सारे मिलकर जमहूरियत तलाश करते फिरेंगे। ये बड़ी अहम बात आपने की है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे पंजाब का बजट 2021-22 जो कि वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमां बख्त ने पेश किया है और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसमें जो सेगमेंट जिसका शुरू में हमने जिक्र किया था वो भी ओवरऑल गुफ्तगू करते हैं ज़रा डिटेल में। ज़्यादातर सब पंजाब का बजट पेश हुआ, इससे पहले वफाकी बजट पर भी बात करते रहे। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये लगता है कि पंजाब का बजट जो है, अगर फिगर्स यानी तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन में इजाफे या दीगर मामलात को देखा जाए तो इसमें जो तरजीहात हैं और जो एलोकेशंस हैं उससे लगता है कि ये कॉपी है वफाकी बजट की, पंजाब का ये बजट जो है। लेकिन इस हवाले से आज एक ज़रा मुनफरिद काम ये हुआ कि ये बजट उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हमारा तीसरा बजट है, बड़ा तारीखी बजट है, बड़ा रिकॉर्ड बजट हमने पेश किया है और ये सूबाई असम्बली की, पंजाब असम्बली की नई इमारत में आज ये बजट पेश किया गया है। इस हवाले से बड़ी मुबारकबादें दी गई हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि ये मुबारकबादें देना, ये फ़िगर्स देना कि हमने इतने फ़िगर्स कर लिए हैं, ये कर लिए हैं, ये एक घोरक धंधा है। इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पंजाब में जो महरूमियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। जनूबी पंजाब की महरूमी हैं। जनूबी पंजाब में आप नश्तर हॉस्पिटल को देख लें जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस पर आप दबाव देख लें, आप वहाँ जाएं आपको जगह नहीं मिलेगी। एक एक बेड पर 4-4 लोग पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल में गंदगी है, वहाँ काकड़ोच हैं, कोई सफाई नहीं है। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी उसके अलावा कुछ नहीं, कोई मयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं, कोई स्कूल नहीं है। जनूबी पंजाब में गुरबत, बेरोज़गारी और पसमानदगी। और आज अफसोस ये है कि वज़ीर ख़जाना पंजाब ये कह रहे थे और बड़े फ़ख्र से वो ये कह रहे थे कि जी 34% हम आप दे रहे हैं, 34% हम दे रहे हैं। नहीं, ये पहले भी इन्होंने यही परसेंटेज रखी थी, मगर मिला क्या, वहां पे हुआ क्या? ये सवाल तो ये उठेगा ना। आपका 189 अरब रुपए वो कह रहे हैं हमने दिए हैं। आपका और हमारा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। आप मुझे ये बताएं कि जनूबी पंजाब का कोई शहर ऐसा है जो लाहौर जैसा हो, जिसकी सड़कें लाहौर जैसी हों, जिसमें लाहौर वाली सहूलियात हों? आप मुझे बता दें सर, चाहे वो मुल्तान हो। ये बात कर रहे हैं आज के बजट की, हम बजट पे बात कर रहे हैं। आज के फिगर्स को आप उठा के देख लें। जनूबी पंजाब जो कि पंजाब का मेरे ख्याल में कमोबेश 60% से ज़्यादा का हिस्सा है आबादी और रकबे के लिहाज से भी अगर कहा जाए, वहाँ पे 189 अरब रुपए आप टोटल दे रहे हैं
और खाली लाहौर शहर के लिए 28 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, जिसमें पिछली हुकूमतें भी उसको ठीक करती नहीं। अब भी होना चाहिए, ज़रूर तरक्की होनी चाहिए, वहाँ भी इंसान रहे, हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, मगर आप फिर और फिर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट सर चेक करें कि तारीख में पहली मरतबा जनूबी पंजाब का तरक्याती प्रोग्राम अलग शाये किया जा रहा है, और इसमें जो है हमने माजी में जो है वो जनूबी पंजाब और अपर पंजाब के दरमियान गैर मुनसिफाना तकसीम थी, जिसको हमने ख़त्म कर दिया है। तो वहाँ पे भी लाहौर पे इससे ज़्यादा और यही बजट लगते थे, और जनूबी पंजाब की अगर कंपैरिजन करें तो उसमें आटे में नमक के बराबर है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जनूबी पंजाब की आवाम की बड़ी बदकिस्मती है कि वहाँ जब इलेक्शन से पहले ये एक जनूबी पंजाब महाज बनाया गया और कहा गया जी ये 100 दिन में सूबा बनाया जाएगा, फिर 2 सेक्रेटेरिएट का ड्रामा किया गया। वहाँ के जो वसाइल हैं वो तो लूटे जा रहे हैं, वहाँ के जागीरदार लूट रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान तबका लूट रहा है, और वो नोच रहे हैं जनूबी पंजाब को। लेकिन जब वहाँ वसाइल खर्च करने की बात आती है, आप जनूबी पंजाब में सीवरेज का निज़ाम देखें, पूरे का पूरा, आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ विजिट करें, पूरा जनूबी पंजाब का जो पीने का पानी है लोगों को जो फराहम किया जा रहा है वो गटर वाला पानी उसको मिल रहा है। हेपेटाइटिस आप देखें वहाँ कितना है, सर हमारे साथ हालत आप देखें वहाँ क्या है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मारूफ तरक्की पसंद दानिश्वर हैं हैदर जावेद सैयद साहब। बहुत शुक्रिया हैदर जावेद सैयद साहब वक्त देने का। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आज यकीनी तौर पर आपने पंजाब का बजट देखा होगा, मुलाहिजा किया होगा, इससे पहले भी आप देखते रहे, एक तारीख पर आपकी नज़र है, आप खुद एक तारीख साज शख्सियत हैं, तो मैं आज क्या ये जनूबी पंजाब के हवाले से खुसूसी बड़ा बढ़ा चढ़ाकर उसको जिक्र किया जा रहा है कि जनाब हमने उस पर खुसूसी तवज्जो देने की बात की है, हमने गैर मुनसिफाना तकसीम ख़त्म कर दी है, हम 34% दे रहे हैं, 189 अरब रुपए दे रहे हैं, और उसकी वजह आपके इल्म में है कि जनाब वज़ीर आला का ताल्लुक चूँकि वहाँ से है तो इसलिए ये एक परसेप्शन दी जा रही है। आपका क्या ख्याल है? मैं एक तो बहुत शुक्रिया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये जो है ना खसूसी मेहरबानियों की गर्दान जो हाशिम जमा बख्श ने की है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले कुछ अरसे से इस ग्रुप को बहुत सारे सवालात का सामना करना पड़ रहा है सराइकी वसेब में। जी मैं माजरत चाहूंगा, मैं जनूबी पंजाब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। सही मसला ये है कि आपने पंजाब के कुल तरक्याती बजट में से 189 अरब रुपए जो है वो सराइकी वसेब को दिए, 34% बनते हैं, आप ये कह रही है पंजाब हुकूमत। मेरा सवाल ये है कि पंजाब की जो कुल आमदनी इन्होंने कही है कि वसूली महसूलात का जो हदफ है वो 5,829 अरब रुपए होगा जी, हमें ये बताया जाए कि इसमें सराइकी वसेब का हिस्सा कितना है। काटन हमारी है, गंदम हमारी है, चावल में हम 40% है, अपर पंजाब 60% है, हम मानते हैं, लेकिन काटन, गंदम, चावल, उसके बाद आम, खजूर, ये वो सारे चीजें हैं जो आप मतलब जिनको एक्सपोर्ट करते हैं उनसे पैसे कमाते हैं। फिर और मतलब बहुत सारे मामला हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि लाहौर को हमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मतलब बजट से एक लम्हे के लिए उधर होकर देखें कि पानी की तकसीम के मसले पर जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है सराइकी वसेब के लोगों के साथ, उसका भी जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। महरूमियां हैं पंजाब के मजमूई बजट में, आपने हिस्सा देना है तो दें फिर हमें आबादी की बुनियाद पर हिस्सा। फिर सराइकी कौम पर जो कहते हैं कि ये सराइकी वसेब है, उस सराइकी वसेब को निशान लगाए ना गवर्नमेंट, और फिर उसकी बुनियाद पर आबादी का हिसाब कर ले और हिस्सा दे दे। अभी मतलब है कि जुल्म ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम आपको 34% बजट दे रहे हैं, दूसरी तरफ जुल्म ये है कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला दिया एक वकील साहब की दरखास्त पर कि जो सराइकी वसेब के लिए 20% मुलाजमतें मुख्तस नहीं की जा सकती, कोटा नहीं रखा जा सकता, ओपन मेरिट में आए। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है कर लें ओपन मेरिट, लेकिन पिछले 30 वर्षों में जो डोमिसाइल जाली बने हैं सराइकी वसेब से सेंट्रल पंजाब के लोगों की और मुलाजमतें ली गई हैं, उनके लिए फिर कोई कमीशन बना लें। हमें हर साल जो है ना ये लारे लगाए जाते हैं। वज़ीर आला साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो तौसे के रहने वाले हैं, लेकिन पहले उनसे पूछ रहे हैं, वो अपने आप को सराइकी कहते भी हैं। उनके वालिद साहब जो है वो बलोच तहरीक का हिस्सा थे, वो खुद अपने आप को बलोच क्लेम करते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद मौके पर ये कहा है कि मैं सराइकी नहीं, मैं बलोच हूँ। तो ये बात तो दूसरी तरफ चली गई। अब असल मसला ये है कि ये खुसरू मुख्तियार साहब के जो छोटे भाई हैं हाशिम जमा बख्श साहब, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से निकलकर रातों रात एक जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया था, और फिर ये जनूबी पंजाब सूबा महाज जो है वो तहरीक इंसाफ के ट्रक पे सवार हो गया। लोग अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने से पहले ये ड्रामा किया जाएगा। हमें ये बताया जाए कि पंजाब को जो पैसा दिया मिलेगा वफाक से,
एनएफसी अवार्ड से, उसकी तकसीम कैसे होगी? हैदर जावेद सैयद साहब सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आप ये बताएं जी, जो सरायकी वसेब में जो आपने नौकरियों का कहा और ये ओपन मेरिट की बात की, आप मुझे ये बताएं कि जो लड़का लाहौर में पढ़ रहा है और जो सरायकी वसेब के राजनपुर में पढ़ रहा है, उसका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता, तो ओपन मेरिट पे कैसे हमारे लड़के आगे काम करेंगे? सर देखें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मैं ओपन मेरिट का हामी हूं, कोटे का हामी नहीं हूं, मेरी अर्ज सुन लें। लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले तो आप 30 साल में जाली डोमिसाइल बनाए जाए, उनकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाए ना, पता चले कि किस किस एमएनए और एमपीएन और किस सरकारी अफसर ने अपने रिश्तेदारों के जाली डोमिसाइल बनवाए। सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक जिले की मिसाल दे देता हूँ, रहीम यार खान, जिला रहीम यार खान में पिछले 30 सालों में 13,000 जाली डोमिसाइल बने हैं। मैं एक जिले की आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह आप बाकी पूरा सरायकी वसेब है। आप आज जाएं सरायकी वसेब में, मेरे साथ चले, मैं आपको लेके चलता हूँ, एक एक जिला फिर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुलाजमतें कर रहे हैं। डोमिसाइल सरायकी इलाके का है, मुल्तान का होगा, भावलपुर का होगा, भावलनगर का होगा, लेकिन आपको दूसरे लम्हे पता चल जाएगा ये फैसलाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं और गुजरावाला से तशरीफ लाए हैं और गुजरात से तशीफ लाए हैं। ये सूरत हाल है, इस नौयत की सूरत हाल का हमें सामना है। बहुत शुक्रिया हैदर जावेद सैयद साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। अब ज़ाहिर हैदर जावेद सैयद साहब ने जो सूरत हाल और जो हकीकत, जो तस्वीर कशी की है, मेरे ख्याल में उससे तो किसी को फरार मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, उन्होंने हैदर जावेद सैयद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा सरायकी वसेब में लोग अब उसको, वो जो पीटीआई के ट्रक पे सवार हुए थे जनूबी पंजाब महाज बना के, अब सरायकी वसेब में उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आपने क्या किया था। तो ये एक समझ लें कि लेपा पोती कर रहे हैं, एक मतलब पेंट कर रहे हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ सरायकी वसेब में मसाइल बढ़ रहे हैं, लोगों की सेहत का बहुत बुरा हाल है, तालीम का बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर साफ़ पीने का पानी नहीं है, वहाँ कोई इलाज नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं हैं। और आप शुरू हो जाएं यहाँ मियाँ वाली से आप चले जाएँ राजनपुर तक, और राजनपुर से आप चले जाएँ भावलनगर, फोर्ट अब्बास तक, और ये सारे इलाके जो महरूमे का शिकार हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तनासुब का भी बड़ा मसला है, वो जो जिक्र कर रहे थे। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जनाब मज़हर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब वक्त देने का। सर, आप गहरी नज़र रखते हैं, बिलखुसूस ओवरऑल जो इशूज़ हैं ग्राउंड पर, उनको बज़ाते खुद आप देखते हैं, और फिर आज जो बजट पेश किया गया और उसमें जो गुफ्तगू की गई, आपका क्या तज्ज़िया है इस पर? देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया सज्जाद तरीन साहब और इर्तज़ा नकी साहब, आपने जब सरायकी वसेब के नाम से बजट पेश किया गया है तो आपने इस खित्ते के लोगों को याद किया। और वैसे भी गाय बगाए सर टीवी जो है, मैं समझता हूँ कि वाइस टीवी है जो इस खित्ते की आवाज़ है, और सज्जाद तरीन साहब और आप माशाल्लाह जब भी प्रोग्राम करते हैं तो ये बड़े अच्छे तरीके से इस खित्ते को नुमाइंदगी देते हैं। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनूबी पंजाब, जिसे हम सरायकी वसेब कहते हैं, इसके मसाइल बहुत ज्यादा हैं और वसाइल ना होने के बराबर हैं। मिसाल के तौर पे, इब्तदाई तौर पे अभी मैं आपके आखिरी बात सुन रहा था सज्जाद तरीन साहब की कि जरा गाजी खान शहर जो है, जहाँ से सदर पाकिस्तान सरकार फारूक लगारी खान रहे हैं, जहाँ से गुजरा रहे हैं, जहाँ से अब डेरा गाजी खान शहर जो है उससे सरदार उस्मान बुज़दार का ताल्लुक है, कौसा का इलाका है। लेकिन शहर डेरा गाजी खान, जिसे हम बड़ा शहर कहते हैं, मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन बनाने की बात हो रही है, वहाँ जेरे जमीन पानी आज भी कड़वा है, लोग पानी पी नहीं सकते, लोगों को सरकारी पानी का सहारा लेना पड़ता है। मतलब ये सूरत हाल है। इसी तरह जो बहुत दूर दराज इलाके हैं, वहाँ आप देखें कि इंसान और जानवर एक ही घाट पे पानी पीते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखता हूँ, और वो ये है कि अगर आपके वक्त हो तो मैं थोड़ा सा प्लीज सकता हूँ। जी। तो देखें, जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने कौमी असम्बली में खड़े होकर अपना पहला खिताब किया था और जनूबी पंजाब सूबे की बात की थी, तो मैं समझ रहा था कि ये अच्छी इब्तिदा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप सेक्रेटरीट यहाँ मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यहाँ सेक्रेटरीट का संगे बुनियाद रखा। लेकिन आप ये देखें कि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि उन्होंने जब सेक्रेटरीट यहाँ बन गया, सेक्रेटरी यहाँ मुल्तान आ गए, भावलपुर आ गए, इन्होंने एक ही रात में
सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया का दबाव था, आवाम का दबाव था, और इसमें वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, सूबाई वज़ीर राशिद अख्तर मलिक और हमारे जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने, और हाशिम जमाल बख्श ने, सब ने मिल के कोई बात नहीं स्टैंड लिया, बड़ा शक किया, वो सेक्रेटरीट बहाल हो गया। लेकिन लतीफ़ा ये है कि अभी तक सेक्रेटरीट के बारे में सेक्रेटरी अफराद जो हैं उनके अख्तियारात के बारे में कानून साजी भी नहीं हो रहा। अभी तक कानून साजी नहीं हुई, उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया मज़हर जावेद साहब, उन्होंने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं पंजाब के बजट की, जिसमें खसूसी तौर पर हम गुफ्तगू करें जनूबी पंजाब, क्योंकि जनूबी पंजाब का बड़ा तबका जो है वो उनके दरीना मुतालबात है जो पूरे नहीं हुए, और उस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का चूँकि वहाँ से ताल्लुक़ है तो इस हवाले से इस पर बात की जा रही है। और आज की तकरीर में जो तकरीर पे जो वज़ीर ख़जाना हैं पंजाब के हाशिम जमाल साहब वो खुद पेश कर रहे थे बजट, उनका ताल्लुक भी वहीं से है, वज़ीर आला का भी, तो आज उन्होंने ज़ोर दे के भी बात की है, तो इसलिए हम इस पर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं शाहिदा अहमद साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं पंजाब में। बहुत शुक्रिया शाहिदा अहमद साहबा, आपने वक्त दिया। आज ये बजट पेश किया गया, ओवरऑल जो पंजाब का बजट है उसके ज़ाहिर फिगर्स के हवाले से तो बात होती रहेगी, लेकिन जो आज फोकस किया गया, बार बार जिक्र किया गया जनूबी पंजाब का, और 34% उसके लिए हिस्सा रखा गया, इस हवाले से मेरा सवाल आपसे ये है कि गुज़िश्ता बजट में भी इतनी ही परसेंटेज रखी गई थी, मगर अभी तक हमने कुछ लोगों से बात की है और वो ये कह रहे हैं कि वो परसेंटेज तो रखी गई, खुदा जाने वो फंड्स कहाँ गए, वहाँ तो कोई एक बड़ा मंसूबा उसका आगाज़ भी नहीं हुआ, ऐलानात हुए मगर कोई संगे बुनियाद तक नहीं रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपका और करीम भाई आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया आज के बजट को डिस्कस करने के लिए। आपने मुझसे सवाल किया कि हमने साउथ पंजाब के लिए हमने ये रखा बजट में ज़्यादा हमने रकम मख्सूस की है, और पिछली दफ़ा भी हमने अनाउंसमेंट की थी और नहीं हो सका, तो इस तरह की बात आपने मुझे की है जी। मैं सही हूँ इस पर? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही सवाल है मेरा। अच्छा, वो लास्ट ईयर जो पिछले 2 साल में जो हम लोगों ने अनाउंसमेंट की थी उसमें आपको पता है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो हमारे मुल्क के हालात थे उस पर पंजाब भी काफ़ी बुरी तरीके से असरअंदाज पूरी दुनिया की तरह पूरे पाकिस्तान भी हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो भी है रकम जो जितनी भी हम जो हमने आपका जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसको तो हमने कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट किए, लेकिन हमें नई स्कीम्स की तरफ नहीं जा सके क्योंकि कोविड का एक इशू जो था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, जिसको देखना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। सही। लेकिन शाहिदा साहिबा ये बताएं कि जो सराइकी वसेब है वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या ये कोरोना की सज़ा सिर्फ सराइकी वसेब को दी जा रही है? बाकी लाहौर में तो सारी तरक्की उसी तरह, ये जो मंसूबे शहबाज शरीफ के ज़माने के थे और मुकम्मल वगैरह वो तो मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन सराइकी वसेब जो है वहाँ तो लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है, वो गटर के मिला हुआ पानी पी रहे हैं, हेपेटाइटिस है वहाँ पर, सेहत का निज़ाम कोई नहीं है, स्कूल कोई नहीं है, कॉलेज कोई नहीं है, सराइकी वसेब में तो कुछ नहीं है। जी, इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि इसका जो है ना, ये जो सराइकी सूबे को कुछ नहीं दिया गया या साउथ पंजाब को इग्नोर किया गया, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ, ये सबका हुकूमत की मेहरबानियां हैं जिसको हम फेस कर रहे थे। साउथ पंजाब को बहुत सफर किया साउथ पंजाब ने इस चीज को कि जितने भी हमारा पिछली हुकूमतें थी उनमें से किसी हुकूमत ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि ये कितना पसमानदा तरीन इलाके हैं जहाँ पे हमें तवज्जो देनी है। सही। जो जितनी भी स्कीम्स थी वो लाहौर में शुरू हुई थी, जितनी भी स्कीम्स थी वो नॉर्थ में शुरू हुई थी, जिनको कंप्लीट करना अभी देखिए एक प्रोजेक्ट चले हुए हैं, उनको अगर हम कंप्लीट ना करें तो वो पिछले पैसे भी जाया होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। सर ये तो फिर वही बात है पिछली हुकूमतों ने किया, वो चोर थे वो डाकू थे, ये तो वही मामला मेरे ख्याल में PTI को मेरे ख्याल में एक ही मौका बता दिया गया है कि जनाब जब भी आपसे कोई पूछे कि आपने नया मनसूबा क्यों नहीं लगाया, अब जनूबी पंजाब के हवाले से जिक्र कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं पिछली हुकूमतों का किया दर है, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो सराइकी वसेब है हमारे यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उस मसाइल के साथ ना जो वहाँ के सियासतदान हैं, जो वहाँ की एलीट क्लास है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
वो वही कुछ कहते हैं जो लाहौर से उनको कहा जाता है, जो उनको कहा जाता है। जैसे बुज़दार साहब, ये कहा जा रहा है कि जी वो तो हमने सराइकी के वसेब से और पसमानदा इलाके से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। भाई बात ये है, उस बनाने का कोई फ़ायदा है? फारूक खान लगारी यहाँ से सदर थे ना, उन्होंने क्या किया? सिर्फ उन्होंने अपने इलाके की और अपने घर के और अपने उसके मसाइल हल कराए। बाकी तो डेरा गाजी खान में अभी मजहर जावेद साहब ये बता रहे थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि वहाँ कड़वा पानी है, पीने का पानी नहीं है, पानी कड़वा है और सराइकी वसेब तक क्या सराइकी वसेब के जो लोग हैं, नकी साहब, सराइकी वसेब के जो लोग हैं उनकी किस्मत में ये लिख दिया गया है कि महरूमियों का शिकार रहेंगे सारी जिंदगी। वो यही आप यकीन माने, उनको अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये यूनिवर्सिटी न देते तो उनके लिए एजुकेशन के बड़े मसाइल होते। अब आप देखें कि आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं और आप पढ़ के आए हैं। आप बताएं कोई यूनिवर्सिटी वहां बनी है? आप मुझे बताएं कौन से ऐलान किए जा रहे हैं? ये जो ऐलान किए जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में और इन अजला में, हम जो है वो लिया में और वो थल यूनिवर्सिटी, वो गुज़िश्ता साल भी ये अनाउंसमेंट हुए थे। कुछ ये सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सराइकी दानिशवर हैं जनाब ज़हूर दरेजा साहब, वो लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़हूर दरेजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज बजट यकीनी तौर पर आपने सुना और आपकी चूंकि बड़ा तजर्बा है, आप मुतालबात के हवाले से और सराइकी सूबे में जो महरूमिया उसके हवाले से बड़े वोकल हैं। आज फिर ऐलानात किए गए हैं, एक तो 189 अरब रुपए हम जनूबी पंजाब को दे रहे हैं, फिर ये बताया जा रहा है जनाब के बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, इनमें नई यूनिवर्सिटियाँ, 7 नई यूनिवर्सिटियों का ऐलान किया गया है, जिसमें अपर पंजाब के अलावा ये 3 अजला ये हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। क्या कहते हैं आप? जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हुजूर। ये ऐलानात कोई पहली मरतबा नहीं हो रहे, अब तीसरा बजट है इस हुकूमत का। हर बजट के मौका पर यही ऐलान होता है, और लेकिन असल मसला अमल दरामद का है। आप देखिए शहबाज शरीफ दौर में भी यही ऐलान होते रहे। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हमने 33% बजट मुख्तस कर दिया और इसमें से कोई पैसा दूसरी जगह खर्च नहीं होगा, लेकिन सबके सामने बात है कि सब कुछ बाहर खर्च होता रहा, इस इलाके को कुछ भी ना मिला। और इस हुकूमत को आप देखें कि पिछले बजट में 4 अरब रुपए रखे गए सिविल सेक्रेटरीट के लिए, और साथ ही ऐलान किया, यही वजीर खजाना थे हाशिम जमां बख्श, उन्होंने कहा कि इसमें से 1 पाई भी कहीं खर्च नहीं होगी और पूरा बजट इधर खर्च होगा। लेकिन 1 पाई भी खर्च ना हुई और पूरा 4 अरब के 4 अरब वापस चले गए। और सिविल सेक्रेटरीट का देखें कि एक मरतबा वजीर आला ने उसका इफ्तिताह किया और दूसरी मरतबा खुद वजीर आजम ने इफ्तिताह किया, लेकिन मौके पर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो वसेब के लोग कब तक इन झूठे दामों और लॉलीपॉप पर भरोसा करें? तो वसेब के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इन तमाम मसाइल का जो हल है वो सिर्फ सूबा है। इस हुकूमत ने सिविल सेक्रेटरीट का भी वादा नहीं किया था और सूबे का वादा किया था कि 100 दिन में हम सूबा बनाएंगे। तो आज तक देखें कि सिर्फ सूबा कमेटी भी नहीं बनी, हालांकि इनको फौरी तौर पर सूबा कमीशन बनाना चाहिए था। अब नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि हम आप बिल मूव करें, हम हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पहले भी कह रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेनेट से 2/3 अक्सरियत के साथ बिल पास हो चुका है, आइन में तरमीम हो चुकी है, सेनेट आइन साज इदारा है। पंजाब असेंबली ने करारदाद पास की, उसी करारदाद पर सूबा कमीशन बना और फिर सेनेट से 2/3 अक्सरियत के साथ सूबे का बिल पास हो गया। इसके बावजूद अदालतें भी खामोश हैं, सब लोग खामोश हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर इनसे पूछ सकती है कि एक आइन साज इदारा है, उसकी अथॉरिटी है, उसने तरमीम कर दी है, बाकी कौमी असेंबली का मसला है तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाते? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस वसेब के साथ सबसे बड़े मुजरिम तो इस वसेब के जो सियासतदान हैं वो हैं, और वसेब को जनूबी पंजाब कहते हैं। हम कहते हैं कि जनूबी पंजाब क्या होता है? जब दूसरे सूबों की शनाख्त है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, तो क्या वसेब के लोग उनके कमी है? उनकी शनाख्त नहीं होनी चाहिए? क्या वो किसी के मुजारे हैं? और पाकिस्तान के लिए जिस खित्ते की सबसे ज्यादा खिदमत है, जिस खित्ते ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया और अपनी रियासत बहावलपुर तक दे दी, तो क्या जुर्म है कि उनको
बिल्कुल सही है। सूबा भी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल शनाख्त होनी चाहिए और यकीनी तौर पर ये बजट और ये फिगर्स हमें नहीं चाहिए, हमें तो अलग से सूबा चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब ज़हूर दरिया साहब, आपने बात की है। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि आप एक तो वैसे हम भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, लेकिन वो लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब नहीं सराइकी वसेब का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हमारी अपनी शनाख्त है। ये एक उनका मुतालबा है, मेरे ख्याल में आइंदा हम प्रोग्राम में हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, ये सियातरी साहब दरिया साहब ने बात की है, ये फिगर्स पहले भी आपने गुज़िश्ता उसमें भी कुछ पैसे रखे, मौके पर कुछ मौजूद नहीं होता, अब भी आपने एलोकेट कर दिए, वो चले जाएंगे, MPS खा जाएंगे या क्या होगा उसका? सर ये हमें वो कहते हैं सूबा दें, हम अपना बजट खुद बनाएंगे। सर ये छोड़े इन फिगर्स मैं आपको बताऊं कि ये एक ज़माने से मेरी तो उम्र गुजर गई है, बाल भी अब सफ़ेद हो गए हैं कि साहब ये सुनते हुए कि जी हम सराइकी वसेब को ये दे रहे हैं, हम सराइकी वसेब को ये दे रहे हैं, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किसी ने क्या दिया आप मुझे बताएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान आए, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ऐलान किया कि अगर हम जीते तो शहर को यूनिवर्सिटी देंगे। उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी दिया और उस यूनिवर्सिटी का नाम था मुल्तान यूनिवर्सिटी। बाद में शाह महमूद कुरैशी के वालिद मोहतरम ने ज़ियाउल हक़ साहब से मिलकर और उस यूनिवर्सिटी का नाम ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी कर दिया। ज़िक्रिया के बावजूद ज़िक्रिया दरबार के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने वाला शाह महमूद ये नहीं बता सकते कि मुल्तान में एक स्कूल बनाया उन्होंने, एक स्कूल नहीं है उनका। सर ये जो वहाँ के जो जागीरदार हैं, वहाँ के जो सरमायादार हैं, जब तक वो नहीं करना चाहते। एक और बात मैं करना चाह रहा था, जी एक अहम बात आप करना चाह रहे थे। मैं ये करना चाह रहा था कि आज हम पोली क्लिनिक का कुछ इशू डिस्कस करना चाह रहे थे। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है और बहुत माल बनाया है, उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वक्त की कमी, बजट आ गया, हम नहीं कर सके। वो हम अंधा प्रोग्राम में करेंगे। और दूसरी बात, हम कल के प्रोग्राम में ये बताएंगे कि नेशनल हाईवे के किस किस अफसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होने जा रही है और नैब किस किस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाला है और कौन कौन गिरफ्तार होने वाला है। ये हम आइंदा प्रोग्राम ये बिल्कुल इसको जिक्र करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ और वो यही है कि आज जनूबी पंजाब पे फोकस बात की है क्योंकि हम अमूमी तौर पर सच TV और हम अपने प्रोग्राम में बिलखुसूस पसमानदा तबकात का ज़रूर जिक्र करते हैं। और सराइकी वसेब के हवाले से जो फिगर्स दिए गए हैं, इसमें एक ही बात सामने आई है कि ये फिगर इस तरह के लॉलीपॉप देने की बजाय जो उनका जेन्युइन मुतालबा है उसको तस्लीम भी किया जाए और उसके रास्ते भी क्लियर हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। एतजाज़ नकीर सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।